हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित क्राइम थ्रिलर कहानी जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब तक हमने फिल्मों और सीरीज में पुलिस को अपराधियों से लड़ते हुए देखा था, लेकिन आज की कहानी में सबसे बड़ा विलेन कोई और नहीं बल्कि पुलिस खुद होती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने हजारों बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। लेकिन जब उसने सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की तो उसके दुश्मन सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि पूरा पुलिस सिस्टम बन गया। आखिर क्यों लापता लोगों को पुलिस खुद मारकर लावारिस घोषित कर रही थी? जसवंत सिंह को कौन कौन से खौफनाक राज पता चले थे और क्या वो इस लड़ाई को जीत पाया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस जबरदस्त और दिल दहला देने वाली क्राइम थ्रिलर फिल्म की पूरी कहानी विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत कुछ पुलिस वालों से होती है जो रात के अंधेरे में किसी ऑपरेशन पर निकले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ही देर में हमें पता चलता है कि वो किसी अपराधी को पकड़ने नहीं बल्कि कुछ बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारने जा रहे थे। पुलिस एक गाड़ी को रोकती है और उसमें बैठे लोगों को बेरहमी से गोली मार देती है। इसके बाद दूसरी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को भी खत्म कर दिया जाता है और ये सब देखकर वहां मौजूद एक कांस्टेबल डर जाता है। फिर उन सभी लाशों को पुल से नीचे पानी में फेंक दिया जाता है ताकि किसी को इस अपराध के बारे में पता न चल सके। इसके बाद कहानी हमें पंजाब के एक छोटे से कस्बे में लेकर जाती है, जहां पर जसवंत सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक साधारण जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन जसवंत कोई आम इंसान नहीं था, वो उन लोगों की मदद करता था जिनके अपने किसी कारण से लापता हो गए थे। एक दिन दो बुजुर्ग उसके पास अपने बेटे की तस्वीर लेकर आते हैं और उसे ढूंढने की गुहार लगाते हैं। जसवंत उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो उनके बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। इसी बीच कहानी 6 महीने पीछे चली जाती है। एक महिला रोते हुए जसवंत के घर पहुंचती है और बताती है कि उसका बेटा कृपाल कोई जवाब नहीं दे रहा। जसवंत तुरंत उसके पास वहां पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो जो देखता है उससे वो अंदर तक टूट जाता है। कृपाल की लाश उसके सामने पड़ी थी। यहाँ पर वो अपने दोस्त जैसी हालत देखकर जसवंत समझ जाता है कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। कहानी अब प्रेजेंट में लौटती है। जसवंत गुरपेज नाम की एक महिला के घर पहुंचता है जो अपने बेटे के गम में मानसिक रूप से टूट चुकी थी। परिवार वाले बताते हैं कि गुरपेज कई दिनों से घर नहीं लौटी है। ये बात जसवंत को थोड़ा अजीब लगती है और उसे महसूस होता है कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। और अगले ही दिन जसवंत गुरपेज की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां का माहौल देखकर वो हैरान रह जाता है। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर का जन्मदिन मनाया जा रहा था और कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। पुलिस वाले साफ कह देते हैं कि गुरपेज मानसिक रूप से ठीक नहीं थी और उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस से निराश होकर जसवंत अस्पताल पहुंचता है। वहां रिसेप्शन पर उसे कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन तभी उसकी नज़र अस्पताल की मॉर्चरी पर पड़ती है। जब वो वहां पहुंचकर पूछताछ करता है तो एक डॉक्टर उससे कुछ बताने वाली होती है, लेकिन तभी वहां एक कंपाउंडर आ जाता है और डॉक्टर अचानक चुप हो जाती है। जसवंत को यहीं से शक होने लगता है कि पूरे मामले में बहुत कुछ बड़ा छिपाया जा रहा है। इसके बाद जसवंत अपने गांव के एक कांस्टेबल से मिलता है। कांस्टेबल उसे एक अजीब बात बताता है। वो कहता है कि तुम गलत जगह पर तलाश कर रहे हो, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी बात बता पाता वहां कोई और आ जाता है और बात अधूरी छूट जाती है। अब जसवंत का शक और भी गहरा हो जाता है। सच्चाई का पता लगाने के लिए जसवंत एक एक करके कई शमशान घाटों में जाना शुरू करता है। वहां के रजिस्टर देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जिन लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी, उन्हीं लोगों के नाम शमशान घाट के रिकॉर्ड में मृतकों के रूप में दर्ज थे। यानी कि पुलिस ने उन लोगों को ढूंढने के बजाय लावारिस घोषित करके उनका अंतिम संस्कार करवा दिया था। ये सच जानने के बाद जसवंत को समझ आ जाता है कि वो किसी साधारण अपराध के पीछे नहीं बल्कि एक ऐसे खौफनाक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहा है जिसमें खुद कानून के रखवाले ही सबसे बड़े अपराधी बन चुके थे।
दोस्तों अब जसवंत ये समझ चुका था कि लापता लोगों के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। गुरपेज आंटी के अचानक गायब होने की बात उसके मन से निकल ही नहीं रही थी। आखिरकार वो एक बार फिर उसी कांस्टेबल के पास पहुंचता है जो पहले भी उसे इशारों में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। इस बार कांस्टेबल उसे गांव से दूर एक सुनसान तालाब के पास ले जाता है और जो सच बताता है उसे सुनकर जसवंत के तो होश उड़ जाते हैं। कांस्टेबल बताता है कि जिस दिन गुरपेज आंटी पुलिस स्टेशन आई थी उस दिन वो बार बार अपने बेटे को ढूंढने की जिद कर रही थी। पुलिस वाले उन्हें समझा रहे थे कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन गुरपेज किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार पुलिस वाले उन्हें जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए। तभी कांस्टेबल को याद आता है कि रास्ते में वही गाड़ी मिली थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और सबसे बड़ा खुलासा ये होता है कि उस गाड़ी में गोली मारकर जिस महिला को खत्म किया गया था वो कोई और नहीं बल्कि गुरपेज आंटी ही थी। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी था। कांस्टेबल बताता है कि गुरपेज को गोली मारने के बाद पुलिस वाले उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहां मौजूद डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि गुरपेज अभी जिंदा थी और उसका इलाज किया जा सकता था। डॉक्टर उन्हें बचाना चाहते थे लेकिन पुलिस वालों को ये मंजूर नहीं था। वो गुरपेज को दोबारा अपनी गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले गए और इस बार उन्हें नजदीक से गोली मारकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद उनकी लाश को वापस अस्पताल लाया गया ताकि उसे लावारिस घोषित किया जा सके। ये सब सुनने के बाद जसवंत अंदर तक हिल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो जिन लोगों के खिलाफ लड़ रहा है वो सिर्फ भ्रष्ट नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और निर्दयी लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद वो पीछे हटने का फैसला नहीं करता। वो एक वकील के पास जाता है और उसे सारे सबूत दिखाता है। वकील साफ कहता है कि पुलिस वालों को अपराधी साबित करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उनके पास ताकत भी है और सबूत मिटाने का पूरा सिस्टम भी। इसके बाद जसवंत अपनी जांच और तेज कर देता है। वो शमशान घाटों पर नजर रखने लगता है और एक दिन उसकी नज़र पुलिस की एक गाड़ी पर पड़ती है जिसमें कई लावारिस लाशें लाई जा रही थी। जसवंत चुपके से उनकी तस्वीरें खींच लेता है और उन्हें सबूत के तौर पर इकट्ठा करने लगता है। इसी दौरान वही कांस्टेबल भी जसवंत की मदद करने का फैसला कर लेता है और पुलिस स्टेशन के अंदर की गुप्त जानकारी, मिसिंग रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज उसे पहुंचाने लगता है। धीरे धीरे जसवंत के पास ऐसे कई सबूत इकट्ठा हो जाते हैं जिनसे साफ पता चलता है कि पुलिस वाले खुद लोगों को गायब कर रही है, उन्हें मार रही है और फिर उनकी लाशों को लावारिस बताकर जला दे रही है। लेकिन जसवंत को अभी भी ये अंदाजा नहीं था कि ये लड़ाई आगे चलकर उसकी अपनी जिंदगी पर भी सबसे बड़ा खतरा बनकर टूटने वाली है। दोस्तों अब जसवंत को पूरी तरह समझ आ चुका था कि ये किसी एक दो पुलिस वालों के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। वो लगातार सबूत इकट्ठा करता रहा और उन परिवारों से मिलता रहा जिनके अपने लोग अचानक गायब हो गए थे। जसवंत उन सभी के बयान रिकॉर्ड करता है ताकि बाद में कोई भी अपने बयान से मुकर न सके। अब धीरे धीरे उनके पास पुलिस के खिलाफ मजबूत सबूत इकट्ठा होने लगा था। दूसरी तरफ पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर और लावारिस लाशों का सिलसिला लगातार जारी था। हर दिन किसी न किसी इलाके से एक नई लाश मिलने की खबर आती थी और पुलिस उसे आतंकवादी या हथियार तस्कर बताकर मामला बंद कर देती थी। जसवंत ने इन सभी मामलों को लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया लेकिन वहां से भी उसे कोई खास मदद नहीं मिली। हालांकि अब उसकी लड़ाई की खबरें अखबारों तक पहुंच चुकी थी और पूरा पंजाब इस मामले के बारे में बात करने लगा था। जसवंत ने लोगों की एक बड़ी मीटिंग बुलाई और वहां सबके सामने ऐसे सबूत पेश किए कि जिन लोगों को पुलिस ढूंढने का दावा कर रही है उन्हीं लोगों की लाशों को लावारिस बताकर शमशान घाटों में जलाया जा रहा है। ये देखकर लोगों का गुस्सा भड़क उठता है और पूरे इलाके में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। इसी बीच कहानी में एक बेहद खतरनाक पुलिस अधिकारी एसपी सुग्गा की एंट्री होती है। सुग्गा बेहद क्रूर और निर्दयी इंसान था जिसे सिर्फ एक काम आता था, डर पैदा करना। उसके आते ही इलाके में अत्याचार और बढ़ जाते हैं। लोग सड़कों पर उतरकर अपने लापता परिजनों के लिए न्याय मांगने लगते हैं लेकिन सुग्गा उन सभी को दबाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जसवंत भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो विदेश तक जाकर लोगों को बताता है कि पंजाब में किस तरह निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है और पुलिस अपराधियों की तरह काम कर रही है।
हालांकि जब वो वापस लौटता है तो कुछ लोग उसे देश की बदनामी करने वाला भी कह देते हैं, लेकिन जसवंत साफ कह देता है कि उसने सिर्फ सच बताया है। इसी दौरान सुग्गा को ये शक हो जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही कोई ऐसा आदमी है जो जसवंत को गुप्त जानकारी दे रहा है। और यहीं से कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लेती है, क्योंकि अब सुग्गा उस गद्दार को खोजने निकल चुका था जिसने पुलिस के सारे राज जसवंत तक पहुंचाए थे। इसी वजह से वो अपने कुछ भरोसेमंद पुलिस वालों के साथ उस कांस्टेबल के घर पहुंचता है जो लंबे समय से जसवंत की मदद कर रहा था। शुरुआत में सुग्गा सामान्य तरीके से बात करता है, खाना खाता है और फिर अचानक दो लोगों को सामने बैठाकर कांस्टेबल से पूछताछ शुरू करता है। वो कहता है कि जो लोग अपने ही साथियों के खिलाफ जाकर गद्दारी करते हैं उनका क्या अंजाम होना चाहिए। कांस्टेबल डर के मारे चुप रहता है। तभी सुग्गा बिना किसी वार्निंग के उन दोनों लोगों को गोली मार देता है और फिर कांस्टेबल से पूछता है कि क्या उसे पता है कि पुलिस विभाग का असली गद्दार कौन है। लेकिन इससे पहले कि कांस्टेबल कुछ बता पाता, सुग्गा और उसके साथी पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतार देते हैं। अगले दिन पुलिस इस घटना को फर्जी एनकाउंटर बताकर पूरा मामला ही बंद कर देती है। ये खबर सुनकर जसवंत अंदर तक टूट जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उस परिवार की मौत की असली वजह वही लड़ाई थी जो वो लड़ रहा था। इसके बावजूद वो हार नहीं मानता और दोबारा लोगों को इकट्ठा करता है, जहां वो सबको एकजुट रहने और इस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहने की अपील करता है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा धमाका होता है। जिस कांस्टेबल के परिवार को मारा गया था उसका एक रिश्तेदार बदले की आग में जल रहा होता है। वो मुख्यमंत्री के काफिले तक पहुंच जाता है और थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री की गाड़ी में एक जोरदार विस्फोट हो जाता है। इस घटना से पूरे पंजाब में हड़कंप मच जाता है। पुलिस विभाग में भी डर का माहौल बन जाता है और हर तरफ जांच शुरू हो जाती है। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच सुग्गा और उसके साथी एक और खतरनाक कदम उठाते हैं। एक दिन सुबह जसवंत अपने घर के बाहर खड़ा होकर अपनी गाड़ी साफ कर रहा होता है। तभी एक लाल रंग की ओमनी वैन वहां आकर रुकती है। कुछ लोग जबरदस्ती जसवंत को उठाकर गाड़ी में डाल लेते हैं। जसवंत लगातार मदद के लिए चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। उसके घर के अंदर मौजूद एक आदमी बाहर निकलकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक गाड़ी वहां से जा चुकी थी। पड़ोस में रहने वाली एक महिला भी ये पूरी घटना देख लेती है। जब जसवंत की पत्नी को इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और कोर्ट पुलिस को एक हफ्ते के अंदर जसवंत को खोजकर लाने का आदेश देता है और साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की तैयारी शुरू हो जाती है। इसके बाद कहानी में सीबीआई ऑफिसर समर की एंट्री होती है। समर जसवंत के घर पहुंचकर उसकी पत्नी, पड़ोसियों और घटना के गवाहों से पूछताछ करता है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि जसवंत को जिस लाल रंग की ओमनी वैन में उठाया गया था वो वैन पुलिस वालों ने ही किराए पर ली थी। अब पहली बार जांच की सुई सीधे पुलिस विभाग की ओर घूम जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या जसवंत सिंह अभी भी जिंदा है या फिर वो भी उन हजारों लापता लोगों की तरह हमेशा के लिए गायब हो चुका था। दोस्तों, जसवंत के गायब होने के बाद सीबीआई ऑफिसर समर इस केस की जांच को और तेज कर देता है। वो एक एक करके सभी गवाहों, पुलिस वालों और अधिकारियों से पूछताछ करता है, लेकिन हर कोई यही कहता है कि उन्हें जसवंत के बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि समर को धीरे धीरे कई ऐसे सबूत मिलने लगते हैं जिनसे साफ हो जाता है कि जसवंत का अपहरण किसी आम अपराधी ने नहीं बल्कि खुद पुलिस वालों ने किया था। जांच के दौरान पता चलता है कि जिस लाल रंग की ओमनी वैन में जसवंत को उठाया गया था वो उसी दिन पुलिस वालों ने किराए पर ली थी। इसके बाद सीबीआई कई पुलिस अधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी सच बोलने को तैयार नहीं होता। इसी बीच सीबीआई को एक जेल के बारे में जानकारी मिलती है जहां पर कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने जसवंत को वहां देखा था। जांच के दौरान एक व्यक्ति बताता है कि जसवंत को कुछ पुलिस वाले जेल में लेकर आए थे और वहां उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था। हालांकि जब उसे अदालत में गवाही देने के लिए बुलाया जाता है तो वो डर की वजह से अपने बयान से मुकर जाता है। इससे केस एक बार फिर कमजोर पड़ जाता है, लेकिन उसी रात उसे अपनी अंतर आत्मा झकझोर देती है।
उसे एहसास होता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो जसवंत की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। अगले दिन वो खुद सीबीआई ऑफिसर समर के पास पहुंचता है और इस बार पूरी सच्चाई बताने का फैसला करता है। अदालत में वो खुलासा करता है कि जसवंत को सबसे पहले पुलिस ने एक जेल में रखा था, जहां पर एसपी सुग्गा ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि वो पुलिस के खिलाफ अपनी लड़ाई छोड़ दे, लेकिन जसवंत ने साफ कह दिया था कि वो बेगुनाह लोगों के लिए इंसाफ की लड़ाई कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद उसे कई जगहों पर ले जाकर बेरहमी से टॉर्चर किया गया। उसे इतना पीटा गया कि उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। गवाह आगे बताता है कि आखिरकार जसवंत को एक फार्म हाउस पर ले जाया गया था, जहां पर बड़े बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद थे। वहां पर उसे इतनी बेरहमी से प्रताड़ित किया गया कि उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। जसवंत की मौत के बाद पुलिस वालों ने उसकी लाश को भी बाकी लाशों की तरह गायब कर दिया और उसे पुल के नीचे फेंक दिया, ताकि किसी को कभी सच का पता न चल सके। ये सच्चाई सामने आने के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है। अदालत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश देती है और इस पूरे मामले में शामिल कई पुलिस वालों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती है। हालांकि जसवंत अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी लड़ाई और उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाती। उसने साबित कर दिया था कि एक अकेला इंसान भी पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा होकर सच को दुनिया के सामने ला सकता है। और इसी दर्दनाक अंत के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की आवाज़ है जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिल पाया। जसवंत भले ही जिंदा नहीं बच पाया, लेकिन उसकी लड़ाई ने उन सभी अपराधियों का सच दुनिया के सामने ला दिया जो कानून के रखवाले बनकर इंसानियत का कत्ल कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये मेरा चैनल नया है, इसलिए आपसे थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नई फिल्मों की कहानी लेकर आते रहेंगे। खैर, अपना ख्याल रखिए। अब हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ।